हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एफएसटी पेपर 2 का सॉल्यूशन, है ना। एफएसटी पेपर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। शुरू करते हैं अपन। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो प्रॉब्लम क्या है यहां पे। सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ट्राइंगल है जिसका सर्कम सर्किल है यूनिट रेडियस का 0 0 सेंटर के साथ। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √2, है ना। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और इज इक्वल टू क्या है, √2, ठीक है। और इस ट्राइंगल का सर्कम सर्किल अपने को दिया हुआ है 1, तो मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 1, इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 1। सर्कम सर्किल यदि दिया हुआ है तो मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू क्या है, 1। पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ अपने को √3/2 1/2 इक्वेशन ऑफ बी सी एंड ऑल। तो यदि अपन ध्यान से देखें यहां पे 1 1 ये √2, यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये जो एंगल बन रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, राइट। तभी पॉसिबल है। ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है सर्कम सेंटर वो साइड के ऊपर ही होगा, है ना। तो ऐसा कुछ है, देखो सोल्व करते हैं अपन। √3/2 1/2 है पॉइंट ए, √3/2 1/2। ये मान लो वो सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0, ये वो पॉइंट है √3/2 1/2। अपन को ये समझ में आ गया कि सर्कम सेंटर ये एंगल 90 डिग्री है, तो सर्कम सेंटर को क्या होना पड़ेगा, इस साइड के ऊपर यहीं पे होना पड़ेगा। तो मतलब सर्कम सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन इज सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर क्या होगा, इस ट्राइंगल की एक साइड पे होगा, है ना। ये क्यों होगा ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये इसलिए होगा बच्चों क्योंकि ये जो है ना, ये लेंथ ये 1 है, ये 1 है और ये √2 दी हुई है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए सर्कम सेंटर पे। राइट एंगल ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी इसी पॉइंट पे है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये √2 है, ये √2 है। अपने को क्या निकालना है अब, ये एंगल, ये ए दे दिया पॉइंट, ये बी है, ये सी है। अब बी सी निकाल सकते हैं क्या, बोलो अपन, है ना। यहां से ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। ये √3/2 1/2 से ये एंगल कितना दिख रहा है अपने को, ये एंगल दिख रहा है 30 डिग्री प्लस 90, और ये एंगल कितना दिख रहा है अपने को, -60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। तो पॉइंट बी निकल आएगा। पॉइंट बी विल बी 1 cos 20, 1 sin 120, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया, cos 120 मतलब माइनस cos 60, cos 60 इज हाफ, तो -½ sin 60 इज √3/2। तो ये बी पॉइंट हो गया। और सी पॉइंट क्या हो गया बच्चों, सी पॉइंट हो गया यहां पे, C point will be cos of -60, sin of -60। तो पॉइंट C will be cos 60 हो जाएगा अपने पास हाफ, ये हो जाएगा -√3/2, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आ गए क्या अपने पास। ये साइड की लेंथ आ गई, है ना। ए बी, यहाँ पे ए बी मिल गया, ए सी मिल गया और बी सी भी मिल गया। बी सी इज इक्वल टू क्या है, 2। अब अपने को क्या क्या निकालना है, देखो इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, दोनों पॉइंट मिल गए, साइड बीसी की इक्वेशन आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ बेस इंटू हाइट, 2 × 1 × 2 मतलब एरिया 1 आ गया। इन सेंटर, तीनों साइड की लेंथ पता है अपने को, तीनों पॉइंट पता है। इन सेंटर का फॉर्मूला अपन जानते हैं। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस
bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, similarly for y. So this is in center. इक्वेशन ऑफ साइड BC, तो साइड BC अपन कर चुके हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2. इट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन. ठीक है, in दिया हुआ है अपने को. देखो in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ n थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा d थीटा. ठीक है, ये इंटीग्रेशन निकालना है. राइट, अपन बात कर रहे हैं किसकी. देखो i4k प्लस 1 i4k प्लस 2 है ना. n की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो इंटीग्रेशन निकलने वाला है वो निकालना है अपने को. ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे है, रिडक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है उस पे बेस्ड है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं. पहले तो रिड्यूस करते हैं. ये in है, तो अपन ये फंक्शन के बारे में देखते हैं. पहले f ऑफ 2 पाई माइनस थीटा निकालते हैं, है ना. 2 पाई माइनस थीटा, f ऑफ a माइनस एक्स. f ऑफ x दिया हुआ है 0 टू a, तो f ऑफ a माइनस एक्स निकाला. f ऑफ a माइनस एक्स क्या आ रहा है, देखो cos ऑफ n इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस 2 थीटा अप 2n पाई माइनस n थीटा अपॉन cos ऑफ, है ना, 2 पाई माइनस थीटा. cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज, है ना, 2 पाई माइनस थीटा. cos थीटा ही होगा. 2n पाई माइनस थीटा, n थीटा भी यही होगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ n थीटा अपॉन cos थीटा. सो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x. दैट मीन्स इंटीग्रेशन in इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू पाई, है ना, हाफ हो जाएगा डबल किसका, f ऑफ x तक का. तो cos ऑफ n थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा d थीटा. राइट, समझ में आ रही है बात. नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, 0 टू पाई बाई 2, f ऑफ पाई माइनस थीटा निकालते हैं ना. f ऑफ पाई माइनस थीटा निकाला तो ये आ जाएगा cos ऑफ n पाई माइनस n थीटा, है ना. इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अपॉन cos ऑफ पाई माइनस थीटा. n पाई माइनस n थीटा ये डिपेंड करेगा n पे. ठीक है, ये डिपेंड करने वाला है किस पे, n पे. n पाई यदि ओड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो ये नेगेटिव आएगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो अपन सबसे पहले n इज इक्वल टू मान लेते हैं ओड, और यदि n ओड हुआ, है ना, n ओड हुआ तो cos ऑफ n पाई माइनस n थीटा विल बी माइनस cos n थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो सेम आ गया. n ओड पे तो ये सेम आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, in इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos ऑफ n थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा d थीटा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन अभी, है ना. n यहाँ पे क्या ओड है. इफ n इज इवन, लेट्स से इफ n इज इवन, n यदि इवन हुआ तो क्या होगा, इवन हुआ तो क्या हुआ, ये ऊपर तो क्या होगा, इवन माइनस एन थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एन थीटा आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव. तो ये मिल क्या गया अपने पास, f ऑफ पाई माइनस थीटा बच्चों मिल गया अपने पास माइनस ऑफ cos ऑफ एन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की यदि बात करें तो ये क्या आ रहा है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ पाई माइनस थीटा. और इस बात से अपन क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है ना, i इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं 0 टू पाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, है ना, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अपने को पता है कि इंटीग्रेशन f ऑफ a f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है f ऑफ a माइनस एक्स dx. राइट, तो f ऑफ a माइनस एक्स आ रहा है माइनस ऑफ f ऑफ x, तो माइनस ऑफ f ऑफ x, तो ये इसके इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ n थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा d थीटा. ये अपन प्रूफ कर चुके हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, सम 2 टाइम्स, इसको i मानू मैं तो 2i इज इक्वल टू 0, मतलब i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू
n इज इवन, तो n इवन हुआ तो चुपचाप इंटीग्रेशन क्या आ गया 0। ठीक है, अब बात करते हैं n ओड पे। ठीक है, n ओड पे, n ओड की स्टोरी। n इज इक्वल टू ओड पे मैंने बोला क्या हो जाएगा ये 4 टाइम्स, तो in विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब ऑप्शन में देखें सी और डी तो क्या है करेक्ट है, इसका मतलब जहां जहां पे इवन है 4k प्लस 2 भी इवन है, 4k भी इवन है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 कोस ऑफ n थीटा अपॉन कोस थीटा डी थीटा, इसको देखते हैं अपन, है ना। तो in इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, अब अगेन वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो 4 इंटू 0 टू किंग प्रॉपर्टी पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ n पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहां पे अपन n की वैल्यू क्या है ओड है, मतलब अपन किसकी निकाल रहे हैं 4k प्लस 1 मान लो निकालते हैं, 4k प्लस 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कोस ऑफ n की जगह मैंने लिखा 4k प्लस 1 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या रख दिया अपन ने पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या बन रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कोस ऑफ 4k प्लस 1 पाई बाई 2, 4k प्लस 1, 4k प्लस 1 का मतलब हो गया, बात कर रहे हैं अपन किसका 2 पाई 2k पाई, किसकी बात कर रहे हैं 2k पाई प्लस 2k पाई माइनस ऑफ n थीटा। यहां पे थीटा की जगह मैंने रखा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 थीटा, है ना, 4k प्लस 1 इंटू थीटा, तो 2k पाई प्लस 2k पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, 2k पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, तो 2k पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये आएगा पॉजिटिव, तो ये कॉस ऑफ, है ना, प्लस के साथ आएगा कॉस ऑफ, है ना, इसके इधर है तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ अपने पास 4k प्लस 1, कोस चेंज हो जाएगा साइन में 4k प्लस 1 थीटा अपॉन कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। बात करते हैं कि ये इंटीग्रेशन का क्या होगा, है ना। अब इस इंटीग्रेशन को बच्चों देखो, रिडक्शन फॉर्मूला अपन जानते हैं साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना, देखो ये थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम। इफ n इज ओड, n ओड होता है तो इसका रिजल्ट आता है पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में इंटीग्रेशन इसका आता है ओड। इसका मैं प्रूफ दे देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो साइन ऑफ n थीटा का पहले रिडक्शन फॉर्मूला मैं निकालता हूं, देखो क्विकली। आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन ऑफ n थीटा को मैंने लिख दिया n माइनस 1 थीटा प्लस n थीटा, ठीक है, प्लस थीटा, है ना। तो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन थीटा, ठीक है, सही बात। ये इसके साथ चला गया साइन ऑफ n माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो अलग रहा, प्लस ये साइन थीटा चला गया, कोस ऑफ n माइनस 1 थीटा, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, है ना। अब इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब हो गया n माइनस 2 इंटू थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, है ना। 1/2 बाहर है। ये इंटीग्रेशन यदि अपन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा,
कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ n माइनस वन थीटा अपॉन n माइनस वन, लिमिट है 0 to π/2। यहां पे n मैंने क्या लिया है अभी देखते हैं ना, n क्या लिया है अभी देखते हैं। ये क्या बन जाएगा देखो, in इज इक्वल टू in/2 प्लस in माइनस 2/2 प्लस 0 to π/2 साइन ऑफ n माइनस वन थीटा बाई अपॉन n माइनस वन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही होगी। तो सब पूरा जो क्रियाक्रम करना है अपने को n ओड के लिए करना है ना, n यदि ओड के लिए उसी के लिए स्टोरी है ना। तो n ओड है तो ओड माइनस वन वो तो इवन होगा, तो पाई बाई ये वाली लिमिट अपन क्या बोल सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन इंटू π/2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई समथिंग है ना, साइन ऑफ k पाई टाइप का, साइन ऑफ k पाई भी 0, साइन ऑफ 0 भी 0। तो ये इंटीग्रेशन तो क्या आ गया 0, लिमिट रखने पे क्या आ जाएगा 0, यदि n अपन ने ओड रखा तो n ओड के लिए क्या बच गया देखो, n ओड के लिए अपने पास आ गया in इज इक्वल टू in माइनस 2 प्लस ये इधर ले आएंगे अपन, ये था अपने पास साइन ऑफ n माइनस वन थीटा अपॉन साइन ऑफ अपॉन n माइनस वन। ठीक है, फ्रॉम 0 to π/2 राइट, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपन क्या निकालते हैं कि ये जो भी फॉर्मूला होगा n ग्रेटर देन 2 के लिए ही वैलिड होगा राइट, n माइनस 2 हो रहा है ना in माइनस 2, तो n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड होगा ये। तो n i1 अपने को निकालना पड़ेगा और i2 अपने को निकालना पड़ेगा। i1 निकालते हैं, i1 क्या होगा देखो, i1 विल बी साइन ऑफ n की जगह मैं मान लो 1 रखता हूं, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 to π/2। तो i1 तो क्या आएगा π/2 आ गया, बोलो i1 क्या आ रहा है π/2। सिमिलरली i2 क्या आएगा, i2 विल बी 0 to π/2 साइन ऑफ 2x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 2, लिमिट निकालेंगे ये आ जाएगा 2। फायदा क्या हुआ देखो इसका, अब अपने को क्या निकालना है, कोई भी ओड मल्टीपल, तो अपन रखते हैं यहां पे इस फॉर्मूले में i3 निकालता हूं मैं, i3 विल बी i1 प्लस, इस इंटीग्रेशन में n की जगह 3 रखो, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन n माइनस 1, तो मतलब हो गया 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये देखोगे क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो i3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों i1। सिमिलरली i5 निकालेंगे तो, और i1 है क्या यहाँ पे, i1 है π/2, ऐसे ही i5 क्या होगा i3 प्लस इसका 0। तो कोई भी ओड मल्टीपल उठाया अपन ने, in will be if n is odd, इंटीग्रेशन विल बी π/2। क्लियर है पॉइंट, इंटीग्रेशन क्या आएगा π/2। इवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, इवन के लिए तो मैं ऑलरेडी इसका तो अपन पूरा क्रियाक्रम कर चुके हैं, 0 आ रहा था आंसर। अब अपन बात कर रहे हैं ओड की, तो ओड पे साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इफ n इज ओड इज π/2, ये अपन ने प्रूफ किया है इस रिडक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है रिडक्शन फॉर्मूला का, ये अपने को पता है तो अपन कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं इस बात को, बट नहीं पता है तो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात समझा दी। तो अपन कहां पे थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ n थीटा अपॉन कोस थीटा 0 to π/2, n इज इक्वल टू अपन ने लिखा था 4n प्लस 1, उसके लिए ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया था 4 टाइम्स। तो ये क्या आ रहा है बच्चों देखो 4 इंटू π/2 है ना। ऐसे ही सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 4k माइनस 1, तो ये इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा 0 to π/2, इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा -4 इंटू साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। यही सेम इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इफ n इज इक्वल टू 4k माइनस 1, क्योंकि उसमें ऊपर वाले क्वाड्रेंट में अपन 4k माइनस 1
की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इस में प्लस पाई बाई 2। तो साइन ऑफ एन थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन ये इंटीग्रेशन इफ एन इज ओड, -4 इंटू पाई बाई 2 -2 पाई, यहां पे आ जाएगा 2 पाई। तो अब देखते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है, देखो। तो ये जो पाई बाई 2 अपन कहां से निकाल रहे हैं, ये अपन ने समझाया है, आई 4k प्लस 1 इज 2 पाई, ठीक है, आई 4k माइनस 1 इज -2 पाई, और आई 4k प्लस 2 एंड आई 4k इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑल दी 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। सो आई वुड से दिस प्रॉब्लम इज फर्स्ट राउंड की प्रॉब्लम नहीं है ये, है ना, ये इंटीग्रेशन अपने को दिखता है तो अपन फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे इसको। फर्स्ट राउंड की प्रॉब्लम अपनी पहली प्रॉब्लम थी, फर्स्ट राउंड की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्किल वर्किल दिया हुआ है तो आज चीजें आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल टू द सर्किल दिस इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स P एंड Q। तो एक सर्किल है अपने पास जिसका सेंटर है 2,4, रेडियस है 5, ठीक है, ये सर्किल आ गया, सेंटर हो गया 2,4। अब देखो ये प्रॉब्लम पहले समझते हैं कि बोल क्या रहा है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, द लोकस ऑफ पॉइंट R सच दैट क्वाड्रिलेटरल OPRQ। तो इस पे कोई नॉर्मल बनाया गया, राइट, इस पे कोई नॉर्मल बनाया गया, इस पे कोई नॉर्मल बनाया गया, ठीक है, देखते हैं, ये सर्किल है, इस पे कोई नॉर्मल बना देते हैं अपन, मान लो यही वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया इस पे। ये बोल रहा है कि इस पे जो नॉर्मल बनाया गया ये एक्सिस को मान लो P और Q पे काटता है, ठीक है, P और Q पे काटता है, ठीक है, यहां पे नजदीक नजदीक हो गए दोनों पॉइंट। तो अपन ने बोला कि OPRQ, O इसका क्या है यहां पे, O इज ओरिजिन, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, लोकस ऑफ पॉइंट R सच दैट क्वाड्रिलेटरल OPRQ इज रेक्टेंगल। तो OPRQ है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है R, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया अपन ने OPRQ से, तो ये रेक्टेंगल का ये जो O के डायगोनली अपोजिट पॉइंट है दैट इज R, ठीक है, इसमें छोटू बन रहा है ना, रेक्टेंगल छोटू बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लोकस अपने को दिया हुआ है L, ठीक है, वेर O इज ओरिजिन, O अपने को ओरिजिन दे दिया, इफ स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू L एट एनी पॉइंट R डैश इज M1, तो इसका मान लो लोकस आ रहा है L, L पे अपन ने क्या लिखा है, कोई भी नॉर्मल लिखी गई, L पे है ना, जो लोकस आया उस पे नॉर्मल लिखी गई, उसका स्लोप है मान लो M1, ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द सर्किल S इक्वल टू 0 8 R डैश, ठीक है। अब मान लो ये कोई भी लोकस आया R डैश पे नॉर्मल लिखा गया, और उस R डैश से सर्किल पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया गया, है ना, उस R डैश से बच्चों सर्किल पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ठीक है, ये पॉइंट है कोई L के ऊपर, है ना, इसका लोकस मान लो L इज M2, है ना, उस स्लोप का है ना S पे जो नॉर्मल है ना R डैश पे, R डैश सर्किल के ऊपर नहीं है, L के ऊपर है, ये समझना होगा, R डैश जो है वो पॉइंट सर्किल के ऊपर नहीं है, L के ऊपर है, तो R डैश से S पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया,
उसकी स्लोप दी हुई है अपने को m2। अब अपने को पूरी स्टोरी बतानी है। तो सबसे पहले जब l निकलेगा ना, l निकलते ही अपनी स्टोरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो l कैसे निकालेंगे, है ना, इस पे ये सोचते हैं कि l कैसे निकालेंगे। तो अपने को r निकालना पड़ेगा, r का लोकस। तो r का लोकस निकालने के लिए मैंने बोला कि एक लाइन एज्यूम कर लेता हूं, कोई भी नॉर्मल जनरल नॉर्मल एज्यूम करूंगा तो वो किससे पास करेगा, है ना, इसके सेंटर है 2,4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो p पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे कट करता है, तो p पॉइंट अपने पास क्या हो गया, y को 0 रख दो। y को 0 रखने का मतलब क्या हो गया, -4/m प्लस 2, दिस इज p। q पॉइंट क्या आ रहा है देखो, x को 0 रख देंगे तो -2m प्लस 4, ठीक है। सेंटर इसका 2,4 ही है ना, ये सेंटर इज 2,4, राइट, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अच्छा अपने को r चाहिए, राइट। तो 0 0 प्लस जो भी h, k है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का अपन बोल सकते हैं कि r पॉइंट क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट p पॉइंट क्या है, p पॉइंट है अपने पास दिस कोमा y को 0, यार q पॉइंट क्या है 0, दिस। तो r पॉइंट क्या आ जाएगा, -4/m प्लस 2, -2m प्लस 4, है ना, ये वाला पॉइंट। तो अपने पास r इज इक्वल टू मान लेते हैं h इज इक्वल टू आ गया -4/m प्लस 2 और k इज इक्वल टू क्या आ गया -2m प्लस 4। तो यहां से m की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो एक बार अपन सोल्व करते हैं, mh इज इक्वल टू -4 प्लस 2m। m की वैल्यू यहां से उठाई अपन ने, सेकेंड इक्वेशन से उठा के इसमें रख दिया, तो ये आ जाएगा देखो 4 - k/2। तो 4 - k/2 इंटू एच -4 प्लस 2 इंटू 4 - k/2, 2 से 2 गया, तो ये क्या आ रहा है देखो, लोकस आ जाएगा 2 4h मतलब 2h माइनस h k/2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 माइनस k गया। तो ये क्या आ रहा देखो, 2x प्लस y इज इक्वल टू xy/2। ये अपन बोल सकते हैं कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू xy। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। ये लोकस आ गया अपने पास L का। L का लोकस देखो क्या आ रहा है, एक हाइपरबोला आ रहा है ना, ध्यान से देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम आराम से, है ना। 4x प्लस 2y माइनस xy इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा देखो, 4 माइनस x 4 माइनस y। तो यहां से अपन ने क्या लिया, 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, y माइनस 4 बना लेता हूं मैं, माइनस y प्लस 4 बना लिया मैंने। जो एक्स्ट्रा आ रहा था -8 प्लस 8 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा देखो, x माइनस 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका दो कोई यूज नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। अब अपने को जो भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ L आ चुका है, m1 m2 इज इक्वल टू 1। ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, इस पे क्या करो, इस पे dy/dx निकालो एट एनी पॉइंट। dy/dx निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना इस फंक्शन का। तो ये क्या होगा देखो, 4 प्लस 2y डैश प्लस y प्लस एक्स वाई डैश। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, y माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स आ गया क्या, y डैश, है ना। y डैश क्या आ गया, y माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स। अपने को क्या चाहिए, नॉर्मल की स्लोप। वो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन वाई डैश, -1 अपॉन वाई डैश। ये जो एक्स वाई पॉइंट है ना, वो उस आर डैश पे है ना, ये पॉइंट अपन ने लिया है, पॉइंट लाइज ऑन एल, ठीक है। तो -1 अपॉन वाई डैश आ जाएगा
x माइनस 2 अपॉन y माइनस 4, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल टू L। अब इस पॉइंट से इस पे यदि नॉर्मल ड्रॉ किया सर्किल पे, तो सर्किल पे अपने को पता है कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसकी वो लाइन किससे पास करेगी, सर्किल के सेंटर से पास कर रही होगी। तो स्लोप अपन x और y की टर्म्स में तो लिख सकते हैं ना, क्या आएगा, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये स्लोप टू दी सर्किल। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, क्या है ना, इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्लियर है पॉइंट। तो ये अपन बोल सकते हैं कि एक मॉडरेट टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें अपने को प्रॉब्लम को समझने में टाइम लगेगा, समझने के बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम समझने के बाद नहीं लगना चाहिए ज्यादा टाइम। सॉल्विंग पार्ट इज क्वाइट इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड m डिनोट्स द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, है ना। तो अपने को क्या बोल रहा है, एक इलिप्स दिया हुआ है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है x, y, ठीक है। अपने को मैक्सिमम मिनिमा निकालना है किसका, x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का, है ना। इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। एक्स वाई इस पे होगा तो अपन एक बात बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक बात। तो इस पे कोई जनरल पॉइंट P ऑन द कर्व दिस एज्यूम कर सकते हैं क्या, √3 cos थीटा कोमा साइन थीटा, बोलो A cos थीटा कोमा B साइन थीटा। ये पॉइंट अपने को इस कंडीशन को यूज करना था, तो ये कंडीशन यूज हो गई। जैसे अपन ने पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखे तो वो कंडीशन यूज हो गई अब, है ना। अब उसका कोई काम नहीं है, वो कंडीशन यूज हो गई। अब इसका अपने को अल्टीमेटली किसका निकालना है, एफ ऑफ थीटा का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। एक्स की जगह अपन ने रख दिया √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। अब अपने को पता है कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा वेरीज बिटवीन -2 to 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। अब -2 से 2 के बीच में मैक्सिमा के लिए क्या अचीव करना पड़ेगा, इसको 2 अचीव करना पड़ेगा मैक्सिमा के लिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, तो मैक्सिमा विल बी 16। मिनिमा के लिए इसको -2 अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे ये क्या होगा, 3 होगा। -2 पे ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 विच इज -8। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान प्रॉब्लम है, डोमेन निकालना है। अपने को पता है cos इनवर्स ऑफ ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की डोमेन क्या होगी, ये होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, राइट। तो अपन ने ये बोल दिया कि ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x जो भी नंबर है दैट मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1, cos इनवर्स की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि लोग जो है ना, लोग तो कुछ भी हो सकता है ना, और x प्लस 1 अपॉन x जो है ना, ये नंबर x प्लस 1 अपॉन x ये है 1 प्लस 1 अपॉन x, तो ये -∞ से +∞ कुछ भी अचीव कर सकता है। ln के अंदर कोई भी इनपुट आ सकता है, मतलब ln का आउटपुट -1 भी अचीव कर सकता है, 1 भी अचीव कर सकता है, राइट। ये अपन बात कर रहे हैं ना। ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को थोड़ा सा अंदर, x प्लस 1 अपॉन x फंक्शन को यदि अपन सोचें तो ये फंक्शन देखो क्या क्या अचीव कर सकता है ना। x इज इक्वल टू -1 पे 0 और x इज इक्वल टू 0 प्लस पे, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस पे ये इन्फिनिटी अचीव कर रहा है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी सब कुछ अचीव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। समझ में आ रही है क्या बात। सो अपने को ये पूरे फंक्शन, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर -1 1 बाई e लेस देन इक्वल टू e की पावर 1, दैट इज दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन x -1 बाई e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा ex प्लस e माइनस x अपॉन e इज अपॉन एक्स ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या आ रहा है, e -1 प्लस e अपॉन ex इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। e -1 जो भी नंबर होगा दैट विल बी ए पॉजिटिव नंबर, 2.7 -1,
तो इसका रूट क्या क्या आ गया देखो, इसका रूट आ गया, एक तो आ जाएगा माइनस ई अपॉन ई माइनस वन, राइट, एक आ रहा है 0, तो प्लस माइनस प्लस इंक्लूडिंग दिस और यहां पे ओपन, ठीक है। ये वन साइडेड सॉल्व हुआ है, इधर से और सॉल्व कर लो, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ई इज लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वन माइनस ई एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, 1 माइनस ई प्लस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस ई तो नेगेटिव है, तो इसको अपन ने पॉजिटिव बना लिया e माइनस वन, तो अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करते ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 1 अपॉन ई माइनस वन, 1 अपॉन ई माइनस वन तो बड़ा होगा, तो 1 अपॉन ई माइनस वन इधर होगा, इससे छोटा, 0 से छोटा और 1 अपॉन ई माइनस वन से बड़ा। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इंटरसेक्शन, डोमेन के लिए इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ रहा है देखो, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ई अपॉन वन ई माइनस वन, तो डोमेन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ई अपॉन ई माइनस वन, एक तो ये आ गया यूनियन। अब 0 इससे छोटा है, 1 अपॉन ई माइनस वन टू इंफिनिटी, सो दिस इज डोमेन। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, कंटेंट्स, जब भी वर्ड आ रहा है कंटेंट्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेंट्स दिस, कंटेंट्स का मतलब क्या है, इसका डोमेन का ये सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, डोमेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है ये, ठीक है। डोमेन लिखना और डोमेन कंटेंट्स दिस दोनों में डिफरेंस है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेंट्स दिस मतलब उसके सेट में ये जो लिखा हुआ है ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी टू यदि माइनस वन देखें, माइनस ई अपॉन ई माइनस वन को ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट कितना है, माइनस 2.7 अपॉन 1.7, तो ये पॉइंट है अपने पास ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस 1.5 के आसपास, मतलब माइनस वन से भी छोटा है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कंटेंट्स 0 to 1 अपॉन ई माइनस वन, 0 to 1 अपॉन ई माइनस वन का तो कोई सौदा ही नहीं है, गड़बड़। सी इज करेक्ट, राइट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी में कोई दिक्कत नहीं है। डी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, तो रेंज की यदि बात करें, रेंज इसकी क्या होगी बच्चों, कोस इनवर्स क्या माइनस वन अचीव करता है, 1 अचीव करता है, बिल्कुल अचीव कर रहा है कोस, मतलब माइनस वन भी ये फंक्शन अचीव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, 1 भी ये फंक्शन अचीव करेगा, तो माइनस वन से 1 के अंदर ln सब कुछ अचीव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस इनवर्स की जो रेंज है 0 to पाई सब कुछ अचीव होगा, तो 0 to पाई का सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, तो ये रेंज लिखना बिल्कुल गलत है ना, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 टू इंफिनिटी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेंट्स दिस, तो 0 to पाई के अंदर क्या 0 to 1 अपॉन ई माइनस वन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है ना। कंटेंट्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेंट्स दिस, बिल्कुल 0 to पाई का सबसेट है ये, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए, उसमें बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है देखो, 3 फंक्शन दिए हुए हैं अपने को f1 f2 f3 और उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के बारे में बताना है। बहुत सिंपल फंक्शन है f1x, और अपन बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को अपने को फर्स्ट राउंड में लेना चाहिए था। e की पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि अपने को सिर्फ f डैश एक्स से तो चेक करना है, f डैश एक्स निकालने में कितना टाइम लगेगा। f डैश एक्स किया तो ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये पूरा एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। तो मतलब f डैश एक्स यदि पॉजिटिव है तो f1x क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक। सेकंड अपने पास f2x की बात करते हैं, f2x क्या दिया हुआ है,
अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। f2x देखो डिफाइन है माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में, तो मोड ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस ऑफ एक्स फॉर माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है, क्योंकि डोमेन इसकी है माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब इसका f2-x करो डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या आ जाएगा -1/2 रूट ऑफ माइनस एक्स का -1 माइनस बाहर लो 1/2 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है, नेगेटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर f3x। f3x क्या है, e टू द पावर 1 माइनस एक्स का मतलब हो गया e टू द पावर 1 माइनस एक्स का माइनस f3-x चेक कर रहा हूं डायरेक्टली, ये आ जाएगा -1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फिर 1 ही होगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा e टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। और ये क्या है, नेगेटिव है फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को एक कर्व दिया हुआ है, कर्व की देखो सिनारियो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/2, राइट, बी वाई नहीं बी एक्स वाई है ना। ये बोल रहा है कि ये एक कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई ए बी है ना, ये जो रिलेशन है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब अपने को बताना है कि जो नीचे दिए हुए इनमें से क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इस कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। साइन इनवर्स एक्स को उधर ले गए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स, ठीक बात। दोनों तरफ कोसाइन लगा दो है ना, कोस इनवर्स से छुटकारा पाते हैं सबसे पहले, तो ये कोस लगाया दोनों तरफ, तो cos ऑफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू cos ऑफ θ3। अपन ने क्या किया, दोनों तरफ cos अप्लाई किया। ऑब्वियसली जैसे ही तुम cos अप्लाई करते हो थोड़े से रूट्स बढ़ते हैं, ध्यान रखना ये बात, थोड़े से रूट्स बढ़ सकते हैं है ना। cos ऑफ cos इनवर्स एक्स रूट थोड़े से हो सकता है बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे ये फॉर श्योर है। cos ए प्लस cos बी क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स है मतलब cos θ1 cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos ए, तो cos ए cos बी तो मतलब हो जाएगा ए वाई इंटू बी एक्स वाई, ठीक है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये कर्व निकल गया, तो यहां पे अपने को क्या आ गया, ए बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स को इधर ले जाते हैं, पूरे अंडर रूट को उधर ले जाते हैं और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हुआ देखो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उधर क्या बचेगा देखो, स्क्वायर करेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 है ना, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। सबको एक तरफ कर लेते हैं तो देखो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपने पास ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है उसको भी एक साथ कर लेते हैं, वो है बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। अब हैंडल करो प्रॉब्लम को, काफी आसान लगेगा। ए बी की वैल्यू रख दो, सब आंसर अपने को मिल जाएंगे है ना, ए बी पी क्यू आर एस सब कुछ मिल जाएगा अपने को, ठीक है, सारा सब कुछ मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 सच दैट बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, बी इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को, और अपने को क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछा है सबसे पहले। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए और बी को रिलेट करते हैं, बी क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हैं क्या, अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 2, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट यही होगा। अब दोनों तरफ इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कुछ क्या है, लैम्डा टाइम्स बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो लैम्डा इंटू बी, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन होता है तो लैम्डा की पावर 3 कॉमन आता है, एन ऑर्डर है ना, तो लैम्डा की पावर एन मतलब डिटर्मिनेंट की पावर 3 कॉमन आएगा इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अपन ने रख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, सट कैंसिल हो गया ये, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 1, और यहीं से अपना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, आगे तो कुछ सोल्व ही नहीं करना अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 1 है, मतलब पी और क्यू दोनों का 1 1 आना चाहिए, वो ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, तो एक तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तुम कर सकते हो, बाकी ऑप्शन भी आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लेट एच एक हाइपरबोला दिया हुआ है अपने को, ये मान लेते हैं वो हाइपरबोला, इस हाइपरबोला के बारे में क्या दिया हुआ है, बी हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन हुज सेंटर इज सी, सेंटर इज सी, सेंटर सी से निकलने वाली एक लाइन है, उस पे अपन को क्या दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यदि अब तुम लाइन को ऑब्जर्व करो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये लाइन कुछ नहीं है, ये लाइन क्या है अपने पास, एजम्पटोट है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यदि अपन देखें तो एजम्पटोट इसकी क्या मिल रही है, इस हाइपरबोला की बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई मिल रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसकी एजम्पटोट है, पहली बात, ये एक ऑब्जर्वेशन था, यदि तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, इससे प्रॉब्लम अपनी काफी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत सारी बच जाएगी, है ना। अब अपने को बोल रहा है कि फोकई से फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दैट इज F1 मान लो, सॉरी दैट इज P, ये F1 है, ये C, CF1P इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस कैसे होता है, इन दोनों के दोनों ये क्या होनी चाहिए, सेम, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्या बोलो, ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्या बोलो, ये एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ई क्या होता है, सेक थीटा, ये तुमने देखा होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, ये स्लोप, उसका सेक थीटा लेने पे क्या आता है, इसेंट्रिसिटी, है ना, अपने को b बाई ए मिल गया ना, या देख लो कि tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाई ए, स्लोप आ गई अपने पास, है ना, y इज इक्वल टू बी बाई ए, तो b बाई ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों 1, तो a इज इक्वल टू b मिल गया अपने को। अब निकाल लो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली √2, तो वॉट एवर जहां से भी अपने को करना है, इसेंट्रिसिटी √2 आ गई, a इक्वल टू बी आ गया, और अपने को क्या क्या चाहिए, अच्छा एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b निकालना है, तो इसके लिए अपने को इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि ये पता है अपने को ए ही है, मतलब ए का मतलब हो गया √2 है, ये डिस्टेंस, ये √2 है कोस थीटा, √2 है साइन थीटा।
हाफ इंटू बेस रूट 2a इंटू रूट 2a, है ना, ये भी रूट 2a होगा, ये भी रूट 2a होगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 8, है ना, ए कोस 45, सॉरी ए होगा ये, डिस्टेंस विल बी ए, दिस विल बी ए, है ना, तो हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब ए 8, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ए 4 है तो बी भी क्या होगा 4, ठीक है। अब देख लो हर एक क्वेश्चन अपन अब कर सकते हैं ना, ए 4 बी 4 ई इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2, तो सब कुछ तो आ गया अपने पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि z इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर whose mod of z is equal to 1, mod of z is equal to 1 का मतलब क्या हुआ, z को मैं क्या लिख सकता हूं, e टू दी पावर आयोटा थीटा, बोलो लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो भी निकालना अपने को निकालना है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और इसका ही इमेजनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं कैसा होगा। तो अपन ने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, राइट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि देखें तो z का डिवाइड कर दो नीचे, तो आयोटा अपॉन z प्लस 1 बाई जेड, फायदा क्या हुआ इसका, आयोटा अपॉन, तो मॉड ऑफ z जब भी दिया हुआ है तो एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं z बार इज इक्वल टू 1, ये भी यूज कर सकते हो, ये यदि यूज नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, z को लिख दो e टू द पावर आयोटा थीटा, 1 बाई जेड का मतलब e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ये आ गया, बोलो सॉरी आयोटा 1 बचेगा, तो आयोटा इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब 2 कोस थीटा। तो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब देखो इसका क्या करना है अपने को, रियल पार्ट, तो इसका क्या आ गया 0, सही बात, तो रियल पार्ट 0 है। इमेजनरी पार्ट कैन बी, इमेजनरी पार्ट क्या क्या हो सकता है, 1/2 कोस थीटा क्या क्या हो सकता है, 1/2 कोस थीटा मतलब सेक थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी, तो ये इमेजनरी पार्ट इसमें ही पॉसिबल है। तो देखो कौन कौन सा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी 1 हो सकता है क्या, 0 तो नहीं है इन दोनों के बीच में, नहीं 2 है, अच्छा 2 है, 1/2 से इन्फिनिटी में 1 आ रहा है, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 और 6 नहीं होगा, तो आंसर विल बी 2 3 4, तो क्यू का आंसर है 2 3 4, और यहीं से अपना प्रॉब्लम सोल्व हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास इंटीजर टाइप, थोड़े से गंदे इंटीजर टाइप हैं इसमें, अपन बोल सकते हैं इंटीजर टाइप मतलब पॉइंटों में कुछ ज्यादा ही है ना, ln2 की वैल्यू भी अपने को याद रखनी पड़ रही है इंटीजर टाइप में, तो ऐसा जेई में नहीं होगा बच्चों, इतना ध्यान रखना तुम, ln2 की वैल्यू तुम्हारे को जेई में रटी हुई नहीं एक्सपेक्ट करते हो, ln2 की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में इसमें ln2 की वैल्यू यूज हो रही है, तो यदि गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा देखा, द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 20c0 इंटू 30c0 प्लस 2 इंटू 20c1 इंटू 30c1 इज इक्वल टू 21 इंटू 20c20 इंटू 30c30, ठीक है, ये अपने को निकालना है। अपन ने बोला कि इसकी जनरल टर्म लिखता हूं मैं, सिग्मा r+1 20cr 30cr लिख सकता हूं, r वेरीज फ्रॉम 0 to 20, बोल सकते हैं अपन r वेरी कर रहा है 0 to 20, मतलब इसकी सारी टर्म्स इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो अब कोफिशिएंट मेथड से इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे अपन, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 20, ये बन गया r इंटू 20cr 30cr प्लस r इज इक्वल टू 0 to 20, ये बन जाएगा 20cr इंटू 30cr, ठीक है।
इसका समेशन तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, इसको 30 माइनस आर लिख दो। तो 50 में से 30 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो आंसर विल बी 50C30। आर से आर इज इक्वल टू 0 to 20 जा रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा। इसको अपन ने क्या रख दिया, 19CR-1 इंटू 30CR। सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to 20। सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to 20, ये बन रहा है 20 इंटू 19CR-1। अगेन मैंने इसको बोला 30C30 माइनस आर लिख दूं क्या इसको। अब R-1 और 30 माइनस आर का सम क्या बन रहा है, 29 मिल रहा है। इसका मतलब अपने पास 49 ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, 29 30 माइनस 1 29 का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सिग्मा 20 तो यहाँ बाहर आ गया, और इसके सिग्मा इस सिग्मा को अपन लिख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हो तुम कोएफिशिएंट मेथड से, और डायरेक्टली अपने को ये ध्यान भी रहता है रिजल्ट। तो बेटर है कि ये वाली बात अपन याद रखें। टोटल अपने पास 49 ऑब्जेक्ट्स हैं, 19 ऑफ वन काइंड है ना, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, 30 ऑफ अदर काइंड, ये भी सारे डिस्टिंक्ट है ना। मान लो 19 केले हैं और 20 अपने पास मान लो ऑरेंज है, ठीक है। तो 19 केले और 20 ऑरेंज में, सॉरी 30 ऑरेंज में अपने को कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, अल्टीमेटली 29 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो एक साथ कर लो, चाहे एक केला लिया अपन ने है ना, आर इज इक्वल टू 1 लेने का मतलब क्या हुआ, वी हैव सेलेक्ट आर इज इक्वल टू 1 लेने का मतलब यहाँ पे 19C0, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 बनाना और 29 ऑरेंजेस, या 1 बनाना 28 ऑरेंजेस, 2 बनाना 27 ऑरेंजेस, या 19 बनाना और 10 ऑरेंजेस, यही तो होगा, या 29 एक साथ ले लो। तो अपन ने बोला 49C29 प्लस 50C30, 50C30 को अपन 50C20 भी लिख सकते हैं, इसको भी 49C20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्योंकि अपने को इवन दिया हुआ है ये, तो 20/20 + 1 दैट विल बी द आंसर। और इसका भी दूसरा अप्रोच है, मेथड नंबर 2 यूजिंग डिफरेंशिएशन, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये जो आ रही है ना, ये डिफरेंशिएशन आएगा टर्म, ये डिफरेंशिएशन से आने वाला है। तो अपन ने बोला कि 1 + x⁻30 को मैंने एक्सपेंशन किया चुपचाप 30C0, 30C1, 30C0 x⁻0, 30C1 x⁻, मान लो 1 टिल 30C30 x⁻30, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि 1 + x⁻20 है ना, मेरे को चाहिए 30C0 वाली टर्म। तो अपन ने बोला x इंटू 1 + x⁻20, ये लिखा मैंने, एक बार समझना बात को। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 1 + x⁻20 प्लस 20 इंटू 1 + x⁻19 इंटू एक्स, आया क्या 20C0 प्लस 2 इंटू 20C1x प्लस 3 इंटू 20C2 x² टिल 21 इंटू 20C20, ये लाना था मेरे को 21 इंटू 20C20। अब देखो 20C0 के साथ 30C0 है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं x⁻, है ना, 30C0 को मैं 30C30 लिख दूं, या उल्टा लिख दूं 30C0 x⁻30, 30C1 x⁻29, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है ना बात। अब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, इसके में और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू 2 में मैं किसका कोफिशिएंट निकाल लेता हूं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x⁻30 निकाल लूं क्या, x⁻30 का कोफिशिएंट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में 1 इंटू 2 के प्रोडक्ट में अपने को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻30, है ना। तो ये वाला मेथड अपन एक तरीके से ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 20 इंटू
1 प्लस एक्स की पावर 49, इसमें क्या निकाल दो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30 निकाल दो। ये तो क्या आ जाएगा 50c 30 प्लस ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 49c 30। दिस इज द आंसर। तो ये भी आसान है, बट दिस इज मोर लॉजिकल। यहां से अपन को करना चाहिए, ये मेथड अपने को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 था काफी आसान। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। y डैश माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आ गया e टू द पावर माइनस एक्स, तो d ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस 2x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो ये आ जाएगा y इंटू e की पावर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है, प्लस c। So this is the integration. After integration we are getting this, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x बाई 2 प्लस c अपॉन e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। मच बेटर वे टू राइट। इसमें ये c बहुत इंपॉर्टेंट है, c ऊपर रहेगा है ना, डायरेक्टली पहले e की पावर माइनस एक्स मत कर देना। और लास्ट में कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में c लिखते हैं, c पहले आएगा इंटीग्रेशन होते ही, उसके बाद e की पावर माइनस एक्स का डिवीजन होगा, ये गलती होती है। y ऑफ 0 इक्वल टू y नोट, तो y ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रखा तो क्या मिल रहा है y नोट, x की जगह 0 रखा अपन ने तो ये क्या बन रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस 0 रखा तो प्लस 1 बाई 2 प्लस c अपॉन 1। तो y नोट इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, c माइनस हाफ, ठीक है। सेकंड वो बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है। यदि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है बच्चों, तो देखो ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, देखो क्या आ रहा है, यदि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, इस बात का मतलब क्या है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बन क्या रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 प्लस c। तो c को भी ये 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो 0/0 फॉर्म बनने के लिए c को क्या होना पड़ेगा बच्चों 0, अदरवाइज ये लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये फॉर्म बनना चाहिए था 0/0 फॉर्म। तो c इसका मतलब क्या आ गया, c 0 आते ही y नोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस ऑफ हाफ, तो y नोट इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो ये इतना सा इसमें ट्रिक था। तो अपन बोल सकते हैं कि ये बात थोड़ी भूल जाते हैं कई बार बच्चे, गलती सिर्फ यहाँ पे होती है कि c अपन लास्ट में ले लेते हैं और उसकी कदर नहीं करते अपन। क्वेश्चन नंबर 3, r टू r प्लस बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज f 3 टाइम्स। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ना, जो इंटीजर टाइप है, तुम्हारे इंटीजर टाइप काफी आसान आए हैं इस पेपर में, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि तुम अटक गए, फंस गए, तो इंटीजर टाइप में आने में दिक्कत होगी, है ना। तो अपने को ये स्मार्ट वे में करना है। जेई का एग्जाम जब भी होगा अपने को इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, है ना। राउंड 1 में अपने, है ना, 18 में से 8 क्वेश्चन राउंड 1 में होने चाहिए। 18 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन ही मैं बोल रहा हूँ, 8 क्वेश्चन जो सबसे इजी हैं वही राउंड 1 में अपन करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन यदि अपन ने राउंड 1 में अच्छे से कर लिए तो अपना काम हो गया, जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना बच्चों, बिल्कुल टफ क्वेश्चन में फंसना नहीं है, इजी क्वेश्चन को फोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेई में, सबसे इंपॉर्टेंट।
तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं छेड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी है उनको फोड़ो पहले। 3 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई विथ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं क्या, एक्स और वाई को 0 रखा तो 3 टाइम्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। अब ये आर टू आर प्लस अपने को दिया हुआ है ना, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर प्लस, ये दिया हुआ है अपने को, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 0 तो हो नहीं सकता, मतलब एफ ऑफ 0 को क्या आना पड़ेगा 3। ठीक बात। तो ये एक इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन अपन ने निकाल ली। अब ये फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो फंक्शनल इक्वेशन है, तो अपन ने क्या माना, एफ डैश एक्स लिखा है ना, यही लिखते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, राइट है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच बाई 3 माइनस एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। और एफ ऑफ एक्स प्लस 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 अपॉन 3 लिख सकता हूं। किसको लिखा मैंने, एक्स को लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एच कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स बाहर आ गया, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, ये बच्चों होगा एफ डैश ऑफ 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट एफ डैश ऑफ 0 बाई 3 इज सम न्यू कॉन्स्टेंट के, तो एफ डैश एक्स अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू के कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अपने पास, और इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसमें फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, यदि अपने को ये बेसिक्स आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरीके से अपने पास क्या आ रहा है, के इंटू वाई, या डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एफ। इंटीग्रेट कर दिया, डी एफ बाई एफ के इंटू डी एक्स, एल एन ऑफ एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, एफ इज इक्वल टू ई की पावर के एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉरी ई की पावर के एक्स नहीं, के एक्स प्लस सी यहीं आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू ई की पावर के एक्स प्लस सी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम के वन इंटू ई की पावर के एक्स की जगह में कुछ ए की पावर एक्स लिख लेता हूँ, इसको ए की पावर के को। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, के इंटू ए की पावर एक्स, तो दोनों रिजल्ट को यूज कर लो। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, सबसे पहले 0 रखने पे 3 मिलना चाहिए, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ऐसे ही f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो दोनों तरफ 1 रखा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, k3 निकाल चुके हैं अपन, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब फंक्शन f क्या आ गया, f ऑफ x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर x। अब जो भी अपने को चाहिए सब कुछ अपन निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है, इसका आसान सा इंटीग्रेशन होगा। अब इसके लिए मेरे को ln2 चाहिए होगा, है ना, तो ln2 मेरे को गिवन होना चाहिए था आइडियली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मल्टीप्लीकेशन पे है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ऐसा, 3 अल्फा स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन को मैं क्या लिख रहा हूं देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम। तो मैंने क्या लिखा देखो, समझना इसको, अल्फा स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा वन इंटू अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। ठीक है, तो इधर से 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, और यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो बीटा स्क्वायर बीटा टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर
गामा स्क्वायर इंटू गामा सॉरी गामा स्क्वायर इंटू गामा इंटू 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो 1 अल्फा स्क्वायर नीचे चल रहा है, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, बीटा स्क्वायर बीटा 1, गामा स्क्वायर गामा 1। सिमिलरली इसको भी इसी टर्म्स में तोड़ सकते हो तुम, है ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या चलेगी, देखो फर्स्ट सेकंड टर्म चलेगी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या है 1 बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बीटा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर बीटा 1 गामा स्क्वायर गामा 1, है ना। समझ में आ रही है क्या बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अल्फा स्क्वायर एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 से। ऐसे ले लो, देखो इन दोनों को तोड़ोगे तो यही मिलेगा, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ था, ये मल्टीप्लीकेशन अपन जानते हैं कि इसका रिजल्ट आता है अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो चीजें बदलेगी, ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ, है ना, इसका जस्ट एक रो का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो मिलेगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ आएगा अल्फा माइनस बीटा, है ना। इसका रिजल्ट आएगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बन गया, माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा व्हेन अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट, तो अल्फा को 1 ले लो, बीटा को, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो। For minima we will take 3 consecutive numbers, so this will be minimum value will be -4। अपने को क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एक लाइन दी हुई है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना, वेक्टर 3D का काफी आसान सी प्रॉब्लम है। एक प्लेन का इंटरसेक्शन लेना है एक लाइन के साथ, तो देखो अपने पास प्लेन लाइन क्या दी हुई है, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/-3 इज इक्वल टू z माइनस 5/2, ठीक है। ये एक लाइन है, प्लेन क्या है देखो 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 163, और एक प्लेन दिया हुआ अपने को YZ प्लेन का मतलब x इक्वल टू 0, एक प्लेन ये दिया हुआ है, तो ये 2 प्लेन दिया हुआ है, इस लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन और इस लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले P1 प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं, L1 का इंटरसेक्शन किसके साथ, P1 के साथ। तो जनरल टर्म अपन ने क्या मानी, लैम्डा प्लस 2 जनरल पॉइंट ऑन L, क्या मान सकते हैं, लैम्डा प्लस 2 -3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, ये जनरल पॉइंट ऑन L, इसको उठा के प्लेन में रख देंगे तो इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 -3 इंटू -3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 इंटू जेड क्या है 2 लैम्डा प्लस 5, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये प्लेन P1 से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला क्या मिल रहा है अपने को, 7 रख दो यहाँ पे, L इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9 -23 19, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया।
अब x इक्वल टू 0 के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, x की जगह 0 रख दो तो -2/1 इज इक्वल टू, या लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा इक्वल टू -2। तो ये सेकंड पॉइंट पे आ गया, बोलो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड के लिए भी आ गया। सेकंड के लिए क्या आ रहा है, 0, 6 - 2 4, -4 + 5 1। तो दोनों पॉइंट मिल गए अपने को। अब क्या निकालना है, देखो जो भी निकालना है अपन अब निकाल सकते हैं। निकालना है PQ डिस्टेंस, तो PQ डिस्टेंस निकाल लो। क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6, बात करते हैं 6 की। पिरामिड OABCD हैज ए स्क्वायर ABC। तो एक स्क्वायर है बेस में, बेस में क्या बच्चों, एक स्क्वायर। स्क्वायर बेस के ऊपर बना हुआ है अपना एक पिरामिड। है ना, ये एक पिरामिड बना हुआ है स्क्वायर बेस पे। क्या दिया हुआ अपने को, ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, ठीक है। OA, OB, OC, OD आर इक्वल इन लेंथ। AOB इज इक्वल टू 45, AOB इज इक्वल टू 45, दिस एंगल है ना, ये एंगल दिया हुआ अपने को 45 डिग्री, ठीक बात। AB लेंथ इज 2√2 है ना, AB लेंथ है तो ये भी 2√2 हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज V। अच्छा, इसका वॉल्यूम अपने को निकालना है। वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 2√2, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड अपने को निकालना है ना, दैट इज V। और कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहां से अपने को वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए क्या, हाइट चाहिए क्या, बोलो। वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, हाइट। तो हाइट का मतलब ये हो गया कि इस डॉट को O से मिलाने वाली लेंथ, इसके सेंटर को O से मिलाने वाली लेंथ। इस हाइट को अपन मान लेते हैं लेट दिस हाइट बी H, लेट दिस हाइट बी H। इस H को निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होंगे, अपन तो बात कर रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट वे का। तो अपन ने क्या बोला, दिस इज H है ना, तो ये 2√2 है, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल का डायगोनल है तो ये 90 डिग्री पे होगा, तो ये होगा 2 और ये होगा 2। ये 2 मिल गया अपने को, ये H है और ये लेंथ अपने को अभी नहीं पता है ना, ये लेंथ भी अपने को नहीं पता, राइट। ठीक है, अब ये लेंथ अपन कैसे निकालेंगे, ये लेंथ निकालने के लिए अपन ने बोला कि कोसाइन रूल लगा लो इसमें। OAB में कोसाइन रूल लगाया तो कोस ऑफ AOB विच इज 45 डिग्री विच इज 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये मान लो x है तो ये भी x है, तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस फ्रंट साइड इज 2√2 विच इज 8/2AB, तो वो भी क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2x स्क्वायर माइनस 8√2, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू √2 इज इक्वल टू 8√2। एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इंटू √2 माइनस 1 है ना। तो यहां से देखो x स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 4/√2 माइनस 1, ठीक है। √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर बच गया √2 + 1, तो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2 × √2 + 1। x आ गया तो हाइट भी आ जाएगी, बोलो है ना, हाइट क्या आ गई, ये अपने पास दिया हुआ है अपने को 2, x आ गया 2 √2 + 1, तो हाइट भी आ जाएगी अपने पास, ये तो 90 डिग्री है तो हाइट अपने पास आ गई 4 × √1 + 1 - 4
का अंडर रूट। तो हाइट भी आ गई अपने पास, है ना। दिस इज हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये एक तरीका हुआ इसका, है ना। सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है, अपन प्योर वेक्टर से करते हैं इसको। वेक्टर से करने से बहुत आसान होता है बच्चों, वेक्टर से करने पे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा वेक्टर से करना चाहिए, वेक्टर की हेल्प से। वेक्टर की हेल्प से करने का मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला, मेरे को जो पता है वो लिख दो। मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं इसका। ये एंगल पता है मेरे को 45 डिग्री, राइट। अब ये स्क्वायर है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये साइड को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये मान लो आई कैप है, ये आई कैप डायरेक्शन है, ये मान लो जे कैप डायरेक्शन है। आई क्रॉस जे, तो ऊपर क्या होगा, के कैप। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिए। तो ये क्या है अपने पास, देखो ओ ए बी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, बेसिकली ओ के पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहा हूं। तो ये यहां से हाइट में मान लेता हूं, इसकी हाइट है लैम्डा या एच, ठीक है। तो इस ए बी वैक्टर को मैंने लिया, ए बी है ना, एक ए पे मैं ओरिजिन मान रहा हूं, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2√2 i कैप। ऐसे ही डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2√2 j कैप, है ना। वो डायरेक्शन में पॉजिटिव j ले रहा हूं, तो i क्रॉस j के ऊपर है। तो अपन ने क्या बोला, o का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, o का पोजीशन वेक्टर विल बी x कितना दूर है, √2 i कैप, प्लस y कितना दूर है, √2 j कैप, k कैप कितना है, हाइट, h टाइम्स k कैप। लिख सकता हूं मैं, बोलो। अब मैंने क्या बोला, एंगल OA और OB के बीच में तो एंगल दिया हुआ है, तो OA वेक्टर का एंगल निकाल लो OB वेक्टर के साथ, और वो दिया हुआ अपने को 45 डिग्री। तो वहां से डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो OA वेक्टर लिखता हूं मैं। OA वेक्टर क्या मिला, देखो OA वेक्टर क्या मिल गया अपने पास, A माइनस O, तो -√2 i कैप -√2 j कैप -h k कैप, ये दिस इज OA वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये एंगल निकाल रहा हूं मैं OA डॉट OB अपॉन मोड ऑफ OA मोड ऑफ OB। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं OB के साथ। OB वेक्टर क्या है, 2√2 i कैप -√2 i कैप, तो हो जाएगा √2 i कैप -√2 j कैप माइनस लैम्डा टाइम्स या h टाइम्स k कैप, ठीक है। OB वेक्टर मिल गया। OB डॉट OA के बीच में एंगल निकाल रहा हूं, तो OB डॉट OA अपॉन मोड ऑफ OA। मोड ऑफ OA कितना हो जाएगा बच्चों, 2 4 प्लस एच स्क्वायर, तो √4 प्लस एच स्क्वायर, √4 प्लस एच स्क्वायर, ये बन गया 4 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 45। cos 45 आएगा 1/√2। तो यहां से देखो h की वैल्यू आ जाएगी तुरंत 2√2 इंटू √2। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एच स्क्वायर। तो यार है अपने पास एच स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं बनाता हूं, इक्वेशन बन गई एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2h स्क्वायर, या स्क्वायर मत करो, सीधा सीधा रखो, √2h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इंटू √2 - 1 इज इक्वल टू आ रहा है 4। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू √2 + 1, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हाइट कितनी आ जाएगी, देखो 2 + 1। सो देखो इसमें एक एरर है यहाँ पे, है ना, ये आंसर मैच नहीं कर रहा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलती हुई है ना। गलती क्या हुई है, देखो ये 4√2 है ना, 4 नहीं है, ये होगा 4√2, ये 4√2 होगा, तो ये अंदर चला जाएगा, रूट मान लो, तो ये हो जाएगा √2 + 2, ये हो जाएगा 4 2।
ना, इसका अंडर रूट लेंगे तो √2 को अंदर ले गए तो 2 + √2 बन जाएगा इंटू 2, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, आंसर विल बी 2 √2 + 2 दिस स्क्वायर माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 √2 + 2 -4, so this will be 4 √2, 8 - 4 will be +4, तो 4 इंटू अंडर रूट, फिर से यही आ गई, इसका अंडर रूट यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √2 + 1, वही अब सेम आ रहा है। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, 4 √2 नहीं लिखा अपन ने, 4 लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि कोई भी फोकल कोड यदि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका जो लेंथ होता है दैट इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पे, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा प्रॉब्लम है, ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। इस बात का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन सी इज अकर्ड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए इज अकर्ड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। और सिमिलरली इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, या फिर अपन बोलेंगे कि क्या होगा, इस बात का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सिमिलरली फॉर दीज 3। अब अपने को क्या दिया हुआ है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन सी इज अकर्ड, तो वो हो जाएगा फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो ये यदि सिंप्लीफाई अपन करेंगे, इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इस पूरे को मैं एक सेट मान लेता हूं, तो पी ए प्लस पी बी, तो पी ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन दिस। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो बहुत ध्यान से देखो इनका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी मान लो, ये बी इंटरसेक्शन ये मान लो सी है, ये बी है, ये ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला आएगा और बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा, बोलो। तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये अपने को क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 दिया हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0, तो ये बन गया देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये आ जाएगा बच्चों पी ए प्लस पी बी, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो आई होप चीजें समझ में आई होगी। एफएसटी था ये अपना, एफएसटी अपन बोल सकते हैं कि ये एक मॉडरेट पेपर है। कुछ क्वेश्चंस बिगनिंग में टफ थे, उसमें यदि अटक गए, शुरुआत में तुमने मान लो 15-20 मिनट उन दोनों क्वेश्चन में दे दिया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और पेपर हो सकता है कि तुमसे छूट जाए। बाकी पेपर अच्छे मार्क्स आने चाहिए इस पेपर में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।